नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट कोटा करियर पॉइंट स्कूल। In this video lecture, I am going to start the third chapter from the history, that is retaliation and struggle against the British। अर्थात अंग्रेज़ों का प्रतिकार और उनके खिलाफ संघर्ष। इस वीडियो के अंत तक आप सभी को दो टॉपिक्स मेनली समझ में आ जाएंगे। एक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, और दूसरा टॉपिक एंग्लो मराठा वार्स। मराठा पावर्स जो कि रीजनल पावर्स थे, क्षेत्रीय शक्ति थे, उनका सर्वनाश करके अंग्रेज़ों ने अपना यहाँ पर सिक्का जमाया था। तो आप सभी इस वीडियो के लास्ट समय तक बने रहिएगा। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल के साथ। द वेस्टर्न कंट्रीज इस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज इन वेरियस कंट्रीज टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, लेटर दे इस्टेब्लिश देयर एम्पायर एट दीज प्लेसेस। अर्थात पश्चिमी देशों ने विश्व के विभिन्न देशों में अपने आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु दुनिया के अलग अलग देशों पे अपना सिक्का जमाना शुरू किया। और भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य धोखे, अत्याचार और शोषण के साथ शुरुआत होता है। प्राचीन समय की शुरुआत से ही, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, इंडिया हैज़ बीन अ प्रॉस्परस नेशन। प्राचीन समय से ही भारत एक समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था। दूसरे देशों के साथ ही अंग्रेज़ों ने भी भारत में अपना भाग्य आजमाया। देयरफॉर द ब्रिटिश ऑल्सो सर्च अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लॉइट इंडिया। ब्रिटिशों का आगमन एक व्यापारी के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में होता है। ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडर्स यानी व्यापारी। एक व्यापारी के वेश में एक बहरूपिया भारत में आया। शॉर्टली दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडर्स इनटू रूलर्स, और जल्द ही, पलक झपकते ही, वह व्यापारी शासक के रूप में बदल गया। ट्रेडर्स टर्न इनटू रूलर्स, व्यापारी बन गया राजा। ड्यू टू द ब्रिटिशर्स, इंडिया सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिस्टम सफर्ड अ सिग्निफिकेंट सेटबैक। अंग्रेज़ों की वजह से भारत का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी सिस्टम जो है, सभी व्यवस्थाएं जो है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। एक सेटबैक भारतीय व्यवस्थाओं को लगता है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर हो, या फिर आप कहें कल्चरल प्लेटफॉर्म पर हो। 23 सितंबर 1600 में गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया जिसे कहा जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम ध्यान रखिए, गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी जो आगे चलकर कहलाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी शुरुआती डेट है 23 सितंबर 1600 में। एक जॉइंट वेंचर है। ऑन 31 दिसंबर 1600 ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट गेव चार्टर टू दिस कंपनी। 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर इस कंपनी को दिया। चार्टर यानी कि एक रिटन एग्रीमेंट। उस रिटन एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि ईस्ट के देशों के साथ केवल ब्रिटेन को ही अधिकार है, माफ़ कीजिएगा, ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार है कि वो व्यापार कर सकें। लेकिन इस चार्टर में ये नहीं था कि यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही व्यापार करेगा। यूरोप में और भी देश आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्टुगल, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एट्सेट्रा। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी वो यूरोप की महारानी नहीं थी। उसके पास जो अधिकार क्षेत्र था वो सिर्फ ब्रिटेन भर का ही था। तो ब्रिटेन के अंदर से केवल एक ही कंपनी भारत में व्यापार करेगी, एंड दैट कंपनी वाज कॉल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
फिर बात करते हैं हम सन 1612 की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेडिंग हब यानी कि व्यापारिक केंद्र सूरत में बनाया था। आपको याद होगा सन 1608 में जहांगीर के समय में, जब जहांगीर मुग़लों का उस समय राज हुआ करता था भारत में, समवेयर इन 1608 जहांगीर वॉज द पावर एट द सेंटर। तो जहांगीर से उन्होंने सूरत की डिमांड की थी और दो व्यक्ति आए थे, एक का नाम था थॉमस रॉ और एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो ये जो है भारत में आते हैं और भिखारी के रूप में एक भीख मांगते हैं कि हमारे को व्यापार करने के लिए एक पोस्ट चाहिए, एक इलाका चाहिए। तो उन्होंने सूरत जहांगीर से ले लिया। 1612 में इन्होंने अपना ट्रेडिंग हब बना लिया, वहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र बना लिया। इसके बाद में उनकी नज़र मद्रास पर पड़ती है। ये जहाँ पर भी पोर्ट सिटीज़ हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ पर ही ये अपना ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, वहीं पर इनका मेन फोकस होता है। इन 1644 फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज कंस्ट्रक्टेड। 1644 के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, मॉडर्न डे चेन्नई में, वहाँ पर इन्होंने अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र बनाया। तो अच्छी प्रोग्रेस थी ये। मात्र 30-32 सालों के अंदर इन्होंने 2 ट्रेडिंग हब्स बना लिए थे। इन 1717 फरमान फ्रॉम द मुगल्स वॉज टेकन। फरमान क्या होता है? वही जैसे एलिज़ाबेथ से चार्टर लिया था, उसी तरह से मुग़लों से फरमान ले लिया। बस लैंग्वेज के टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। इंग्लिश में चार्टर, पर्शियन भाषा या उनमें कहा जाता है फरमान। तो मुग़लों से इन्होंने फरमान हासिल कर लिया। फरमान में क्या था? 38 गाँवों की ज़मींदारी अधिकार, ज़मींदारी राइट्स ऑफ 38 विलेजेस, लैंड ओनरशिप ऑफ 38 विलेजेस वाज टेकन फ्रॉम द मुग़ल एम्परर फ़र्रुखसियार इन द जस्ट ₹3000 एनुअली। सालाना 3000 रुपये के अंदर। अब देखिए मुग़लों की कितनी विवशता रही होगी कि 3000 रुपये के अंदर उन्होंने 38 गांव बेच डाले। खैर जो भी है, इससे ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग हुए। इसके बाद में फ़र्रुखसियार ने और भी उन्हें रियायतें दी, मसलन ड्यूटी फ्री गुड्स, रिबेट फ्रॉम टोल टैक्स, यानी कि कोई प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ड्यूटी फ्री गुड्स अलाउ किए जाएंगे। इससे कंपनी ने अब ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। बिफोर 1757 ब्रिटिशर्स डिफीटेड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। 1757 तक अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर राज कायम करने में पहले दूसरे यूरोपियन शक्तियों से लोहा लिया, जिसमें फ्रांस एक पावरफुल देश था। फ्रांस को हराया, पोर्टुगीज़ को हराया, उनकी जहाज़ों को डुबोया, उनकी जहाज़ों को विस्फोटक से उड़ाया गया। ऐसे डर्टी ट्रिक्स अपनाकर इन्होंने अपना राज्य कायम किया, अपनी मिसाल कायम की। और अब उनके पास चैलेंज था, एक चुनौती थी यहाँ के क्षत्रिय शक्तियों से, रीजनल पावर्स से। तो अब उन्हें उनसे लड़ना था। सो ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर अदर यूरोपियन कंट्रीज़। अन्य यूरोपीय शक्तियों पर उन्होंने अपनी सर्वोच्चता कायम कर ली। आगे हम बात करेंगे, आफ्टर ऑब्टेनिंग फरमान फ्रॉम द मुगल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड इट्स इंटरफेरेंस इन बंगाल। बंगाल में इन्होंने अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया, टांग अड़ाने लग गए, ख़ास तौर से अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद में। अब अली वर्दी खान कौन है? देखिए ऐसे समझिए, बंगाल के अंदर जो पावर थी वो हुआ करती थी नवाब के पास। नवाब वाज द फर्स्ट एंड फाइनल अथॉरिटी ऑफ बंगाल। बंगाल के जितने भी मामले होंगे उन मामलों में सबसे ज़्यादा ताकत हुआ करती थी नवाब के पास। उस समय का नवाब था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान डाइड ऑन 10 अप्रैल 1756। उस समय उनकी डेथ होती है और उनकी डेथ के बाद में एक सवाल खड़ा होता है कि सक्सेसर कौन बनेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उस समय उत्तराधिकारी बनता है सिराज उद दौला।
सिराज उद्दौला सक्सीडेड, ही वॉज द सन ऑफ दिस यंगर डॉटर। ये सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का दोहित्र हुआ करता था और ये नवाब बन गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग की भी इच्छा हुआ करती थी कि वो भी नवाब बने। सो हियर यू कैन सी द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शौकत जंग और सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला और शौकत जंग यहाँ पर दोनों में ही नवाब बनने की इच्छाओं में टकराव देखने को मिलता है। एक कहता है मैं बनूंगा, दूसरा कहता है मैं बनूंगा, लेकिन यहाँ पर बनता सिराज उद्दौला है, शौकत जंग के हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाया। शौकत जंग को उन्होंने अपने पाले में, अपने हिस्से में, अपने फेवर में ले लिया। द ब्रिटिशर्स टुक बेनिफिट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दोज हु वर अपोजिंग द नवाब। अंग्रेज़ माहिर थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में। उन्होंने देखा शौकत जंग खिलाफ में है तो इसे अपना दोस्त बनाओ और अपना काम चलाओ। सेवरल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज अरोज बिटवीन द नवाब एंड द ब्रिटिशर्स। नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में कई वित्तीय मुद्दे उलझने लग गए थे, काफ़ी लड़ाइयाँ होने लग गई थी और इसी के नतीजे से 23 जून 1757 के दिन बैटल ऑफ प्लासी के मैदान में एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत होती है। द ब्रिटिश गॉट विक्ट्री ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। कौन था उस समय का नवाब? नवाब का नाम था सिराज उद्दौला। उसकी हार होती है, सिराज उद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है एंड मीर जाफ़र वॉज मेड द न्यू नवाब। अब बंगाल की राजनीति में मीर जाफ़र नाम का एक नया कठपुतली शासक आ जाता है। यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसके पूरे हो रहे थे। यहाँ पर राइट साइड में आप इमेज देख सकते हो। दिस इमेज इज़ ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ऑन 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। क्या था ये बैटल ऑफ प्लासी? एक निर्णायक युद्ध था इन विच ब्रिटिश गॉट विक्ट्री ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। अब उन्हें नवाब की बातें सुननी नहीं थी, नवाब के अंडर दबकर काम नहीं करना था। In 1760 मीर जाफ़र was also removed and मीर कासिम was made new नवाब। 1760 के अंदर मीर जाफ़र को भी हटा दिया गया और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। अब अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया? जब मीर जाफ़र को ही उन्होंने नवाब बनाया था तो उसके 3 साल बाद उसे हटाकर मीर कासिम को क्यों बनाना पड़ा था? देखो, मीर जाफ़र जो है वो चाहता था कि मेरा भी राज चले, दबदबा मेरा भी कायम रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं दूसरी ओर मीर जाफ़र जो है वो अंग्रेज़ों के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, अर्थात वो अंग्रेज़ों की वित्तीय उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। मतलब मीर जाफ़र क्या चाहता था? वो चाहता था कि मैं भी थोड़ा अपना दबदबा कायम कर लूँ, तो इस वजह से वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसकी पूरा नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज़ों को ऐसा नहीं चाहिए था। दे वॉन्टेड समथिंग विच कैन वर्क लाइक देयर पपेट्स, उनके कठपुतली की तरह काम कर सके। सो मीर कासिम वॉज मेड द न्यू नवाब। नवाब बनने के बाद में मीर कासिम ने बंगाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के प्रयास किए थे, उसने प्रशासनिक सुधार लाने के प्रयास किए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? बिकॉज ऑफ करप्शन। वाइड स्प्रेड करप्शन था बंगाल की राजनीति के अंदर, सारे के सारे अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, इस वजह से मीर कासिम ऐसा करने में असफल रहा। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इश्यूज एंड सेवरल फैसिलिटीज़ बिगेन टू राइज बिटवीन द नवाब एंड द ब्रिटिशर्स। फाइनेंशियल इश्यूज़ यानी वित्तीय मुद्दों से संबंधित और भी कई मामले उलझते जाने लग गए थे नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में, और इसकी वजह से और एक बैटल होना तय होता है जिसे कहा गया बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ बक्सर जो है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसके अंदर भी नवाब की हार होती है। एक चीज़ और, ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो काम नहीं कर पाया था उस काम को पूरा बैटल ऑफ बक्सर ने कर दिया, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज़ों का आधा होमवर्क था और इसे पूरा किया बैटल ऑफ बक्सर ने 1764। ध्यान रखिए, प्लासी, बक्सर ये सभी प्लेसेस के नाम हैं। प्लासी इज़ अ प्लेस इन बंगाल वेरस बक्सर इज़ अ प्लेस नियर बिहार। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को बैटल ऑफ बक्सर में थोड़ी निर्णायक जीत मिल गई और इस जीत के साथ ही ये तय हो गया था कि अब
अंग्रेज पूरे भारत पर राज कर सकते हैं। पूरे बंगाल के साथ उन्होंने 2-3 राज्य भी और कंट्रोल में ले लिया, बिहार व उड़ीसा हुआ, ऐसे 2 राज्य उन्होंने ले लिए थे। आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिशर्स गॉट द रेवेन्यू राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दिस बैटल प्रूव टू बी वेरी डेडली फॉर द इंडियंस। ये युद्ध भारतीयों के लिए बड़ा घातक साबित होता है और इसी परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापार, भारतीय उद्योग, इनको एक तगड़ा झटका भी आने वाले समय में लगना होता है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता कायम करने में कामयाब हो पाए। दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, द स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द मराठास। मराठाओं के खिलाफ अंग्रेज़ों का संघर्ष। टॉपिक है एंग्लो मराठा वार्स। लेफ्ट साइड में एंग्लो मराठा वार्स की इमेज दिखाई दे रही है, जिसमें मराठा सैनिक अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि 18वीं सदी में अगर कोई अंग्रेज़ों को रोक सकता था तो वो केवल मराठा शक्ति ही थी। इट वॉज द मराठा पावर ओनली who could stop the Britishers from expansion। लेकिन हुआ ये कि मराठा पावर 14 जनवरी 1761 को हुए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में खुद हार चुके थे। इस हार ने अंग्रेज़ों को एक ताकत प्रदान की। आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत इज़ अ प्लेस इन हरियाणा, 14 जनवरी 1461 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है और इस पानीपत की बैटल में मराठा और अफ़गान्स की बैटल होती है, यानी कि मराठा और अफ़गान साथ में आमने सामने लड़ते हैं और मराठा पावर यहाँ से फिर कमज़ोर पड़ने लगती है। मराठा पावर सफ़र्ड ग्रेट सेटबैक। कहने का सीधा सा अर्थ यहाँ पर ये है कि मराठा अफ़गानों से हार गए थे। मराठाओं का अफ़गानों से हारना ये संकेत था कि अंग्रेज अब और ज़्यादा ताकत के साथ भारत में अपना पैर पसार पाएंगे। अब ब्रिटिश ऐसी उम्मीद में थे कि वो कोई मराठा साम्राज्य वाले हिस्सों में भी अपने राज्य कायम कर ले या फिर कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। नाउ द ब्रिटिशर्स वेर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ऑन द मराठास। और ऐसा देखने को मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाती है उन्हें, ऐसा एक अवसर मिलता है अंग्रेज़ों को जिससे कि वो मराठाओं पर अपना डोमिनेशन, मराठाओं पर अपना राज कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। वो साल था 1772 का, जब पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है। अब ये पेशवा क्या है? मराठा साम्राज्य में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी पेशवा की। पेशवा के काम थे युद्ध नीति संभालना, इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना। एक तरह से कह सकते हो आप इसे प्राइम मिनिस्टर, मॉडर्न डे नरेंद्र मोदी से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से प्राइम मिनिस्टर था पेशवा। तो मराठा पावर में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है और माधवराव की मृत्यु होना और उसके बाद में उसका छोटा भाई नारायण राव का पेशवा बनना। पेशवा बनना काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा एक इच्छा होती है हर एक व्यक्ति के मन में। तो यहाँ पर इसका जो चाचा था नारायण राव का, वो खुद पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव, हु वॉज द अंकल ऑफ द प्रीवियस पेशवा, ही ऑल्सो हैड द विश टू बिकम द पेशवा। अंग्रेज़ों को इस चीज़ का पता चल गया कि वो भी पेशवा बनना चाहता था और पेशवा कोई और बन गया है। ब्रिटिशर्स गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड द मराठा किंगडम। क्या होता है कि 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है। अब ये पेशवा क्या होता है? मराठा एम्पायर में, मराठा किंगडम में पेशवा जो है मॉडर्न डे प्राइम मिनिस्टर के बराबर का पोस्ट रखता है। तो पेशवा माधवराव की डेथ हो जाती है 1772 में। उसके बाद में उसका भाई, उसका यंगर ब्रदर नारायण राव सक्सीड करता है, यानी कि नारायण राव पेशवा बन जाता है। यहाँ पर एक रघुनाथ राव जो कि माधवराव का चाचा था, वो भी पेशवा बनना चाहता था। तो दो लोगों के पेशवा बनने के बीच में अब यहाँ पर कहानी में मोड़ आता है। अंग्रेज़ इस चीज़ को भांप जाते हैं और इसी का अंग्रेज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो रघुनाथ राव को अपने फेवर में मिला लेते हैं। On 6 March 1775, Treaty of Surat took place between the British and the रघुनाथ राव। 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के मध्य होती है। अब इस संधि में क्या शर्तें होती है? संधि की बेसिकली 2 शर्तें होती है। शर्त नंबर 1 रघुनाथ राव के पक्ष में है। क्या है कि रघुनाथ राव को पेशवा बनने में अंग्रेज़ मदद करेंगे।
द ब्रिटिशर्स वुड हेल्प रघुनाथ राव इन बिकमिंग द पेशवा बाय प्रोवाइडिंग 2500 सोल्जर्स टू द रघुनाथ राव। फिर दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त अंग्रेजों के पक्ष में थी, दैट पेशवा विल गिव द लगान फ्रॉम बेसिन, सालसेट एंड सूरत। दूसरी शर्त अंग्रेजों के पक्ष में थी, वो ये थी कि पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग देगा। तो इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा प्लस बम्बई सरकार द्वारा उसके साथ की गई ट्रीटी, इन दोनों ने ही मराठा और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। दिस एम्बिशन एंड द ट्रीटी डन बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट विथ रघुनाथ राव मेड द वार बिटवीन एंग्लो एंड मराठा इनएविटेबल। इसके बाद हम बात करेंगे द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार दैट टुक प्लेस बिटवीन 1775 एंड 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में। 1775 से 1782 के बीच में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संघर्ष चला था। इस स्ट्रगल में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से हार जाती है, यानी कि यहाँ पर मराठाज वर मोर ऑर्गेनाइज्ड देन ब्रिटिश, मोर डिसिप्लिन देन ब्रिटिश। और उसके बाद में 29 जनवरी 1779 को ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है। ट्रीटी क्या होती है? युद्ध के बाद में एक पक्ष हार जाता है और एक पक्ष जीत जाता है, तो इसके बाद में एक संधि होती है, हारने वाले को वो शर्तें माननी होती है। तो ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन अंग्रेज एंड मराठा, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779। अब इस संधि की क्या शर्तें थी? संधि की 3 शर्तें थी। द फर्स्ट कंडीशन वॉज द ब्रिटिशर्स वुड गिव बैक दोज रीजन्स विच दे हैड वॉन फ्रॉम द मराठास, यानी कि अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने होंगे। शर्त नंबर 2, रघुनाथ राव को पुनः दरबार के हवाले करना होगा। रघुनाथ राव हैड टू बी हैंड ओवर टू द पुणे कोर्ट। और शर्त नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा 41,000 रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में देना होगा। द ब्रिटिश हैड टू गिव 41,000 रुपीज़ एज वार कंपनसेशन। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मराठाओं से गलती हुई है, क्योंकि जीते वो थे तो शर्तें उनके अनुसार होनी चाहिए थी। और इस शर्त में 41,000 रुपये की जगह अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये भी मांग ली जाते, जिससे कि अंग्रेज़ कमज़ोर हो सकते थे, लेकिन उनके अंदर लॉन्ग टर्म विजनरीज नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर उन्हें आने वाले समय में अंग्रेज़ों से हार का मुँह देखना पड़ता है। फिर बात करते हैं हम सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ये चला था 1802 से 1850 के बीच में। अब रीजंस क्या थे इस युद्ध के लिए? द रीजंस ऑफ द स्ट्रगल वॉज द इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली एंड म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मराठास, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली की महत्वाकांक्षाएं और मराठाओं के अंदर आपसी विभेद के चलते मराठा सरदार आपस में ही लड़ते रहते थे, आपसी द्वेष होता था, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मराठा सरदार्स। तो ये 3 कारण थे, माफ़ कीजिए 2 कारण थे, लॉर्ड वेलेस्ली की महत्वाकांक्षाएं और मराठाओं के अंदर फूट, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कारण थे जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है। इन दिस स्ट्रगल मराठा चीफ्स फाउटेड डिवाइडेडली। यहाँ पर वो इंडिविजुअली लड़ते हैं, एक इकाई के तौर पर नहीं लड़ते हैं, वो तीनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया वाले हिस्से से मराठा साम्राज्य काफ़ी बड़ा हुआ करता था, उस साम्राज्य के अंदर साउथ इंडिया वाले हिस्से से मराठाओं की एक पहली ब्रांच भोंसले लड़ा करती थी, और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी 1803 में अमरगांव से, और ये हार गए थे। और इसके हार के परिणाम स्वरूप एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ देवगांव। सेंट्रल इंडिया से लड़ते हैं सिंधिया, और ये लड़ते हैं लालवाड़ी में, यानी कि ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश वाले हिस्से में है। सिंधिया यहाँ पर लड़ते हैं। आज की मॉडर्न डे राजनीति में भी सिंधिया नाम काफ़ी फेमस है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से सिंधिया परिवार से, आज किसी सिंधिया नेता का नाम बताइए जिसने आज राजनीति के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका नाम है। तो सिंधिया फॉट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया एट लालवाड़ी, यहाँ पर ये भी हार गए थे सिंधिया भी। और ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव होती है। नॉर्थ इंडिया की तरफ थे मराठाओं की तीसरी शाखा थी होलकर। मराठाओं की तीसरी शाखा होलकर, इन्होंने नॉर्थ इंडिया से लड़ा, चंबल के आसपास वाले क्षेत्र से, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ राजघाट होती है। देखने वाली बात यह कि भोंसले और सिंधिया हार जाते हैं।
भोंसले और सिंधिया बुरी तरह से डिफीट हो जाते हैं, होल्कर जीत जाते हैं। मतलब ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा। मराठा जीते कि अंग्रेज जीते, नथिंग कैन बी सेड, क्योंकि मराठाओं की दो शाखाएं हार जाती है, भोंसले एंड सिंधिया। मराठाओं की एक शाखा जीत जाती है, होल्कर। अब अंग्रेज इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखें, तो यहाँ पर जो है मिली जुली सी राजनीति देखने को मिलती है और यहाँ पर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी विद द होल्कर्स, it gave the rights on the northern region of river Chambal and promised not to interfere in the internal matters of राजपूताना। यहाँ पर 1806 के अंदर दोनों पार्टीज़ ने, अंग्रेज़ों ने भी और होल्कर ने भी एक संधि साइन की और इस संधि की शर्तें ये थी कि राजपूताना के अंदरूनी मामलों के अंदर, राजपूताना यानी राजस्थान के अंदरूनी मामलों में न अंग्रेज़ और न ही मराठा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये शर्तें हुई थी। बाकी जब दो जगह पर ट्रीटी हुई थी, दो ब्रांचेस के साथ, भोंसले के साथ और सिंधिया के साथ, यहाँ पर ट्रीटी के अंदर जो जीते हुए क्षेत्र थे एक दूसरे के, वो वापस लौटाने थे। तो मतलब कोई खास ज़्यादा ट्रीटी हुई नहीं थी। इसके बाद बात करेंगे हम थर्ड एंग्लो मराठा वार के बीच में। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1819 के बीच में होता है। ऑन 13 जनवरी 1817 देयर वॉज अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। ह्यूमिलेटिंग मतलब काफ़ी अपमानजनक। तो पेशवा के साथ में अंग्रेजों ने ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की थी, अपमानजनक संधि साइन की थी पेशवा के साथ। और उसके अलावा 5 नवंबर 1817 को भी सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की थी। तो ये जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, अपमानजनक संधि, ये दो कारण बन गए इस युद्ध के लिए। बोथ दिस ट्रीटीज़ वर साइन टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये दोनों ही संधियाँ अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता, अंग्रेज़ों की पावर को सिद्ध करने के लिए की गई थी। तो इस प्रकार की संधियों को फाड़ फेंकने के लिए मराठाओं ने एक संघर्ष करने की सोची, अंतिम और निर्णायक युद्ध की। या तो पूरी तरह से हारेंगे या पूरी तरह से जीतेंगे, ऐसा मराठाओं ने सोचा। लेकिन सोचने भर से क्या होता है, मराठाओं का हारना तय था। पेशवा लॉस एट द प्लेस कॉल्ड किरकी। किरकी में ये लोग हार जाते हैं। किरकी इज़ अ प्लेस नियर पुणे। पुणे के पास में एक प्लेस है किरकी, वहाँ पर पेशवा हार जाते हैं। भोंसले लॉस्ट एट अ प्लेस कॉल्ड सीतवर्डी। भोंसले सीतवर्डी में हार जाते हैं और होल्कर महिंदपुर में हार जाते हैं। महिंदपुर नामक प्लेस जो है ये मध्य प्रदेश में है। सो ऑन 18 जून 1818, 18 जून 1818 को मालकम एक पेशवा के साथ संधि करता है, ट्रीटी साइन करता है। अब जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज़ बहुत अच्छे तरीके से जीत चुके थे, बहुत अच्छे तरीके से जीत जाने का मतलब था अब अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसी ट्रीटी थोपी जाना, ऐसी संधि के लिए मजबूर करना मराठाओं को, जिससे कि मराठाओं की कमर टूट जाए। तो उन्होंने क्या किया इस ट्रीटी में, इस संधि की शर्त ये थी कि पेशवा का पद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, आज के बाद कोई पेशवा नहीं होगा। साथ ही पेशवा के परिवार के गुजारे के लिए, भत्ते के लिए 8 लाख रुपए की पेंशन दी जाएगी किस्तों में, टुकड़ों में। और पेशवा को पुणे से बहुत दूर भेजा जाएगा, यानी कि पुणे तो सेंटर ऑफ पावर था मराठाओं का, पेशवा का, इसलिए उसे बिठूर भेज दिया गया था। बिठूर है कानपुर के पास में। तो मतलब इतने दूर उसे भेज देना, ये साफ संकेत है कि अंग्रेज़ काफ़ी लॉन्ग टर्म विजनरी थे, वो काफ़ी दूरदृष्टि रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर पुणे में रहा तो आज नहीं तो कल इसके बेटे या फिर उसके पोते या फिर इन्हीं के ग्रुप में से कोई लोग हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। इसलिए इस जगह से इन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इस जगह से डिस्कनेक्ट कर देंगे, हम इसे नॉर्थ इंडिया के किसी दूर इलाके में भेज देंगे, तो ये वापस से नहीं कुछ कर पाएंगे। सो पेशवा वॉज सेंट टू बिठूर नियर कानपुर आफ्टर बीइंग गिवन अ पेंशन ऑफ 8 लाख रुपीज़, जहाँ पर पेशवा की 1852 में डेथ हो जाती है। इन दिस वे द ब्रिटिशर्स डिफीटेड द मराठास इन द स्ट्रगल यूजिंग डिप्लोमेसी एंड देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने मराठाओं को संघर्ष में हरा दिया, अपनी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।